जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप लोगों का क्लास 11 में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 11 में हम लोग एक्सरसाइज 11A के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, जो कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बुक RS अग्रवाल का। तो पिछले वीडियो तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व कर चुके थे बच्चों। अब जो है एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 20 और 20 के बाद का प्रॉब्लम हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब आप अपनी बुक को उल्टाइए और उसमें क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए और फिर 21 को देखिए, तो 20 और 21 ये दोनों क्वेश्चन जो है ना आपका लगभग सेम ही है। अगर आप इसमें से किसी एक को बना लेते हैं तो दूसरा आपको बनाने में निश्चित रूप से दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 21 को ले रहा हूं। तो 21 में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 2, सॉरी माफ करेंगे 3। हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3, ऐसे कितने नंबर है जो कि आपका डिविजिबल है 3 से 2 डिजिट के नंबर। तो बच्चों याद होगा आप लोगों को, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, जो होता है आपका 99। इससे जैसे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 100, 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, लोएस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, तो ये आपका होता है 10। 10 से नीचे जाएंगे तो 9 हो जाएगा, 1 डिजिट का हो जाएगा। 10 के बाद 11 होता है, 11 के बाद 12 होता है, 12 के बाद 13। देखिए ये बता नहीं रहे हैं, हम लिख रहे हैं, है ना। आप समझिएगा कि सर ये छोटका मोटका चीज भी बताने लगे कि 10 के बाद 11 होता है, 11 के बाद 12 होता है। नहीं नहीं नहीं। तो अब यहां पर हमको ढूंढना क्या है, यहां पे हमको यह पता लगाना है कि इसके बीच कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो चलिए देखते हैं 3 से डिविजिबल कौन कौन सा है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों। तो ये जो है आपका 10 डिविजिबल नहीं है 3 से, 11 भी डिविजिबल नहीं है 3 से, 12 है डिविजिबल। ऐसे भी 3 से कोई भी नंबर डिविजिबल होगा जब उसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो। जैसे 1 + 2 कर देते हैं तो 3 होता है, जो कि 3 से डिविजिबल है। अब 14 के बाद 15 आता है तो यह भी डिविजिबल है। अब 15 के बाद आपका 18 आता है, डिविजिबल है। अब यहां पर देखते हैं कि 99 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो यस ये ओके डिविजिबल है भाई। उसके बाद 96 ये आपका डिविजिबल हो जाएगा। तो अब वैसे ही नंबर को हम सेलेक्ट करते हैं जो 2 डिजिट का हो और 3 से डिविजिबल हो। ये आपका 12 हो गया, 15 हो गया, 15 से 3 बढ़ जाइए 18, 18 से 3 बढ़ जाइए 21, और यह लास्ट जो है 96, सेकेंड लास्ट, और यह लास्ट जो है आपका 99। अब कहता है कि इतने कितने सारे नंबर है ये। तो देखिए भाई ये AP आपको मिल गया और ये कितने हैं, तो इसमें A का वैल्यू 12, N का वैल्यू पता लगाना है, और TN nth टर्म जो है 99 है, और क्या चाहिए, और D चाहिए। D का वैल्यू जो है 15 - 12 कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 3। तो फिर उसके बाद TN = A + N - 1 × D होता है। TN का वैल्यू 99, A का वैल्यू 12 + N - 1, D का वैल्यू हो गया 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 99 - 12 = N - 1 × 3 हो जाएगा। अब यह आपका हो गया 87 और बाय 3 = N - 1। इसको कटा दीजिए, कटा फटा के लिखिए, 2 बार में 6, 9 बार में 27, तो ये 29 हो गया। तो n का जो वैल्यू हो गया 29 + 1, ये आपका निकल गया 30। तो ऐसे कितने नंबर है भाई 2 डिजिट का जो कि 3 से डिविजिबल है, तो 30 नंबर है। कितने नंबर है, 30 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल है, वो 2 डिजिट का हो। इसके बाद 22 नंबर का जो प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ा सा अलग है। खाली ये देखने में लग रहा है कि हाथी के तरह है, लेकिन बेचारे का दिल बड़ी सीधा है, बहुत साफ है। और देखिएगा कि इसका हार्ट जो है चिकन के तरह है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग देखते हैं, कह रहा है
कि इफ थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री और यह थीटा एन आर इन एपी में है, हुज कॉमन डिफरेंस, तो सी डी जो है आपका दिया गया है, डी दिया गया है। फिर कहता है सो दैट, तो शो करना है हमको, किसको शो करना है कि सेक थीटा वन इंटू सेक थीटा टू प्लस सेक थीटा टू इंटू सेक थीटा थ्री प्लस सेक थीटा थ्री इंटू सेक थीटा फोर, इसी तरह से बढ़ते चले जाइए। अब बढ़ते बढ़ते जो है लास्ट वाला जो टर्म हो जाएगा ना, तो सेक थीटा एन माइनस वन इंटू सेक थीटा एन हो जाएगा, और इसको प्रूव करके दिखाना है टेन थीटा एन माइनस टेन थीटा वन अब बाय, ये बाय है आपका साइन डी, ये प्रूव करना है। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे? तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या क्या जानकारी है कि ये जो है आपका एपी में है। जब एपी में है तो अगर इसका कॉमन डिफरेंस निकाले, है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस थीटा टू माइनस थीटा वन निकालेंगे। एक बार और निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, तो थीटा थ्री माइनस थीटा टू कर देंगे। एक बार और निकालते हैं तो थीटा फोर माइनस थीटा थ्री कर देंगे, तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। अच्छा, एक बार और निकाल लेते हैं तो थीटा फाइव माइनस थीटा फोर करेंगे। इसको निकालते जाइए इक्वल टू अंतिम वाला जो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जो आएगा रूल, थीटा एन माइनस वन। तो ये थीटा एन हुआ लास्ट टर्म, इसके पहले का जो टर्म होगा थीटा एन माइनस वन होगा। तो ये सब जो है कॉमन डिफरेंस डी है आपका, क्या है भाई, डी है ये आपका है। इसको ऐसे कर देते हैं ताकि भाई तुम उधर रहो प्रॉब्लम वाला भाग, जो है ये तुम इधर रहो, ये सॉल्यूशन वाला भाग। ये तो हमको मिल गया डी के बराबर। अब इसमें क्या करते हैं, एलएचएस लेते हैं। एलएचएस लेने के साथ ही इसको हम नहीं लिखकर इसको डायरेक्ट हम लिखते हैं। इसको देखिए तो वन बाय कॉस थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा बराबर वन बाय कॉस थीटा होता है। तो यहां पर वन बाय कॉस थीटा वन बाय कॉस थीटा टू, अब फिर प्लस वन बाय कॉस थीटा टू इंटू कॉस थीटा थ्री हो जाएगा। अब फिर उसके बाद देखिए तो वन बाय कॉस थीटा फोर इंटू कॉस थीटा थ्री, इस तरह से भी लिख सकते हैं। थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री लिखिए पहले, अब फिर उसके बाद थीटा फोर लिख दीजिए। इसी तरह से हम लिखते चले जाएंगे, और यह लास्ट वाला जो टर्म होगा वन बाय सेक कॉस थीटा एन माइनस वन इंटू कॉस थीटा एन हो जाएगा। लिख दिए इसको। अब इसमें क्या किए, इस सब को बाउंड्री के अंदर घेर दिए। घेरने के बाद क्या किए, यहां डिवाइड कर दिए साइन डी से। किससे डिवाइड कर दिए भाई, साइन डी से। तो साइन डी से डिवाइड करेंगे तो साइन डी से जो है मल्टीप्लाई भी करना होगा, साइन डी से मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब क्या किए, इस साइन डी को इसके अंदर घुसा दिए, तो साइन डी यहां पे चला आया। तो यह साइन डी चूंकि कॉमन के तरह है, तो सबके ऊपर जो है यह साइन डी सवार हो गया, है ना, सबके ऊपर यह साइन डी हमारा सवार हो गया। अब ये यहां से हट गया, कॉमन का मतलब यही होता है ना। अब देखिए वन बाय साइन डी यहां बचा हुआ है, और साइन डी को जो है साइन थीटा टू माइनस थीटा वन लिख रहे हैं, और यह कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, माफ करेंगे इनटू है यहाँ पे, प्लस इसको साइन थीटा थ्री माइनस थीटा टू बाय कॉस थीटा टू इंटू कॉस थीटा थ्री लिखेंगे। और फिर इसको लिखेंगे साइन थीटा फोर माइनस थीटा थ्री बाय कॉस थीटा थ्री इंटू कॉस थीटा फोर। अब यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा साइन थीटा एन माइनस थीटा एन माइनस वन बाय कॉस थीटा एन माइनस वन इंटू
cos थीटा n हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके मन में हो प्रश्न आता होगा कैसे हो जाएगा सर, पूछिएगा ना भाई, नहीं समझिएगा तो। अब यहाँ पर देखिए ये तो d है हमारा, क्या है भाई, ये d है और d यहाँ है और d देखिए इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, मतलब कि सब अलग अलग जो है सब d के बराबर है आपका। तो d के लिए हम चाहें तो θ2 माइनस θ1 भी लिख सकते हैं, d है ना, तो θ2 माइनस θ1 लिख दिए। अब यहाँ हम देख रहे थे कि θ2 और θ3 था नीचे में, तो θ3 माइनस θ2 भी होता है d के बराबर ही। तो चलिए भाई यहाँ हम इसके थोड़ा सिमेट्री मेंटेन करने के लिए, है ना, एक के तरह एक का लगे, एक जाति का सब लगे, तो इसीलिए θ3 और θ2 यहाँ रख दिए। अब यहाँ पर θ4 माइनस θ3 रख दिए, क्योंकि इसके नीचे θ3 और θ4 था। तो इसी तरह से हम लोग रखते चले गए। अब क्या करें, अब आप कीजिए क्या, इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा इसके बारे में सोचते हैं। एक को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए बट कॉस ये आपका साइन θ2 माइनस θ1 अब बाय कॉस θ1 इंटू कॉस θ2 है और साइन θ2 माइनस θ1 को लिख सकते हैं साइन θ2 इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 इंटू साइन θ1 बाय कितना हो गया यह कॉस θ1 इंटू कॉस θ2, इस तरह से हो गया। अब क्या किए, इसको हम इससे डिवाइड कर दिए, इसको भी हम इससे डिवाइड कर दिए। पता होगा आप लोगों को, अगर a प्लस बी बाय 2 रहे तो a को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, b को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 बाय a प्लस बी रहे तो बच्चों इसको ऐसे कभी नहीं लिखिएगा, नहीं तो भूत आ जाएगा। बच के रहना है, भयानक गलती हो जाएगा, बलंडर हो जाएगा ये। तो इस तरह का बलंडर नहीं करना है। अब हमने देखा कि इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं, इससे इसको डिवाइड करके देखें तो यहाँ पर साइन θ2 इंटू कॉस θ1 बाय नीचे में है कॉस θ1 इंटू कॉस θ2 माइनस cos θ2 sin θ1 बाय cos θ1 इंटू cos θ2। इसमें देखिए cos θ1 बर्बाद हो गया और इसमें cos θ2 और cos θ2 बर्बाद हो गया। अब बच गया इसमें sin θ2 बटा cos θ2। तो sin θ2 बटा cos θ2 लगता है कुछ फॉर्मूला होता है ना, लगता है कि tan θ2 होता है और माइनस tan θ1 होता है। ये देखिए tan sin θ1 बाय cos θ1, ये tan θ1 होता है। अब यहाँ पर जो है इसको समझिए, इसको जो है एक को सॉल्व किए तो tan θ2 माइनस tan θ1 आया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आपको आएगा tan θ3 माइनस tan θ2। देखिए 3 और 2 इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आपका आएगा tan θ4 माइनस tan θ3 आएगा। तो सिमिलरली इसी तरह से दिस वैल्यू, इसका वैल्यू ये, इसका वैल्यू tan θ3 माइनस tan θ2, इसका वैल्यू tan θ4 माइनस tan θ3, इसका वैल्यू tan θn माइनस tan θn माइनस 1। तो ये सारे वैल्यू को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। जब रख देंगे तो देखिए क्या होता है कि आप डायरेक्ट रिजल्ट के पे पहुंच जाइएगा। इसको मिटाते हैं, इसको मिटाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये आपका हो गया है ना, इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, साइन डी सॉरी, ये हो गया tan θ2 माइनस tan θ1। उसके बाद आ गया इसके चलते tan θ3 माइनस tan θ2, इसके चलते आ गया हमको tan
4 माइनस टेन थीटा 3, और इसी तरह से बढ़त 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 ये पहुंच गया आपका टेन थीटा एन माइनस टेन थीटा एन माइनस 1, यहां तक आ गया। और यहां पर नीचे में साइन डी है। अब देखिए यहां पर कट रहा है बहुत कुछ, तो इसका जो है पहला तो इसका कटता है दूसरा, इसका कटा पहला तो इसका कटा दूसरा, इसका कटा पहला तो उसका कटा दूसरा, उसका कटा पहला तो इसका कटा दूसरा, इस तरह से कट जाएगा। अब बच गया क्या क्या, अब जो बचा ना तो वही हमारा RHS है साइन टी, और उसके बाद लास्ट में एक बचा आपका टेन थीटा एन माइनस टेन थीटा 1, यही हो गया आपका प्रूव्ड। तो बड़ा तो था, लिखना तो था, और देखिए सबसे हल्का था कि नहीं, है ना। इसीलिए हमने कहा कि हाथी का बदन है और चिकन का हार्ट है, इसका बड़ी कमजोर प्रॉब्लम है, कोई जान नहीं है इसमें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और 22 नंबर बना लिए हैं। इसके बाद बच्चों देखिए 23 में कहता है कि इन एन AP RS अग्रवाल बुक को उल्टा लीजिए, तब तो ज्यादा समझ में आएगा। और बुक के हर एक क्वेश्चन को जरूर देखिए बच्चों, ये हम देखिए डांटने रहे हैं, हम बड़ी प्यार से बोल रहे हैं कि बुक निकाल लीजिए, पढ़ना है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके बाद कहता है कि इन एन AP इट इज बीइंग गिवन दैट T4, ये क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि T4 बाई T7 इक्वल टू 2/3 है। तो आपको फाइंड करना है कि T7 बाई T10 जो है यह कितना होगा, इसको आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है इसका A है और कॉमन डिफरेंस जो है इसका D है, तो T4 के चलते हो गया A प्लस 3D, अब बाय T7 के चलते हो गया A प्लस 6D इक्वल टू 2/3। बहुत आसान, बहुत आसान। अब इसको सॉल्व करते हैं। यह क्रॉस मल्टीप्लाई होने से 3A प्लस 3 तिया 9D इक्वल टू 2 इंटू A प्लस 6 2 जा 12D होता है। अब यहाँ 2A इधर आ गया तो A हो गया, और 12D में माइनस 9D होने से यह 3D बच गया, यानी कि A इक्वल टू 3D एक रिलेशन हमको मिल गया। अब हमको निकालना है ये, तो ये निकालने के लिए T7 बाई T10 है। T7 A प्लस 6D लिख सकते हैं, A प्लस 9D लिख सकते हैं, भाई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसके बाद A का जो वैल्यू है वह 3D के बराबर है, तो यह 3D प्लस 6D दे तो विश्वास होता है, तो देख लीजिए A का वैल्यू जो है क्या है आपका 3D है। अब फिर उसके बाद A का वैल्यू 3D प्लस 9D, ये आपका हो गया 6 3 9D 9D, अब बाय यह 12D हो गया, D बर्बाद हो गया। उसके बाद 3 3 जा 9 है, 3 4 जा 12, तो ये आपका निकल गया 3/4 निकल गया, ये निकल गया 3/4, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसके बाद 25 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 24 जो है मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना ही लेंगे, एक बार बनाने का जरूर प्रयास कीजिएगा। इसे क्या कहते हैं RS अग्रवाल बुक में आप एक पन्ना आगे उल्टा के देखिए, लगभग सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जैसे न तैसे दिया गया है, आप समझिए नहीं समझिए सब जगह हिंट दिया गया है। तो उसके बाद 25 नंबर का जो प्रॉब्लम है ये कह रहा है कि द सम ऑफ 3 कंज्यूगेटिव टर्म ऑफ एन AP इज 21। अब याद कीजिए हम लोग तीसरे नंबर के तीसरे स्टाइल के प्रॉब्लम में घुस रहे हैं। तो तीसरा स्टाइल का प्रॉब्लम याद कीजिए, कहा था हमने कि इसमें 3 टर्म या 4 टर्म या 5 टर्म या 6 टर्म के दिया रहेगा AP का, और कहेगा कि इसका सम इतना है, उसका सम भी दिया रहेगा। तो देखिए वही बात हो गया कि सम ऑफ 3 कंज्यूगेटिव टर्म ऑफ एन AP इज 21, सम ये दिया, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ
दीज टर्म्स इज 165, फाइंड दीज टर्म, इस टर्म को हम लोग को प्राप्त करना है। लेट द थ्री टर्म्स, लिखिए इसको, क्या लिखेंगे, लेट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के थ्री टर्म्स को हम लोग क्या मानते थे, ए माइनस डी मानते थे, और दूसरा को ए और तीसरा को ए प्लस डी, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया गया है ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी का सम जो है आपका 21 दिया गया है। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो डी डी बर्बाद हो गया, 3a इक्वल टू 12 हो गया, ए सॉरी 21 हो गया, ए आबाद होके 7 आ गया, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। अब ए का वैल्यू जब 7 निकालिए लिए है तो फिर ये प्रॉब्लम कहता है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज टर्म्स इज 165, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टर्म, ये कह रहा है भाई इसका सम भी और स्क्वायर भी, ये कितना है 165 है। अभी अभी तुरंत पता चला ए का वैल्यू 7 है, तो ए का वैल्यू जब 7 है ये है, तो हम क्या करेंगे, ए के जगह पे 7 रख दिए, 7 माइनस डी का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 165। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका 49 प्लस डी स्क्वायर माइनस 14 डी प्लस 7 स्क्वायर रहने देते हैं, 7 का स्क्वायर यानी कि 49 अब प्लस डी का स्क्वायर माइनस 7 दूना 14, 14 प्लस 14 डी इक्वल टू 165, 14 डी इधर बर्बाद हो गया। इसके बाद जो है 49 प्लस 49 और यहाँ भी प्लस 49, तीनों 49 को ऐड कर दीजिए, तो ये आपका 9 दूना 9 तिया 27, 18 9 तिया 27 और 4 तिया 12, 13 14, 147 आ जाएगा। अब फिर डी स्क्वायर अब प्लस डी स्क्वायर, तो यह आपका 2d स्क्वायर इक्वल टू 165 हो जाता है। तो यहां पर 2d स्क्वायर इक्वल टू 165 माइनस 147, 47, ये हो गया आपका कितना हो गया, इसको घटाइए 18 हो जाएगा, और यह d स्क्वायर इक्वल टू 18/2 यानी कि 9 हो गया, यानी कि d इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो यहाँ एक बार माइनस एक बार प्लस 3, दोनों में से किसी एक को रख दीजिए और ये आपका वैल्यू दे देगा, क्योंकि पहला टर्म जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको, a माइनस डी है और a है और फिर a प्लस डी है। अगर हम प्लस 3 रखते हैं तो 7 माइनस 3 और 7 प्लस 3, तो ये होता है 4, 7 और 10। देखिए ये तीनों एपी में है। अगर हम माइनस 3 लेते हैं तो a प्लस यानी कि 7 प्लस 3 हो जाता है यह, और यह तो बीच में 7 रहेगा, अकेले है यह, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, इसको सुधार लीजिएगा जरा सा, माइनस 3 हो गया, तो यह 10, 7 और 4, ऐसे कीजिए या वैसे कीजिए, ये तीनों जो है आपका किस में आएगा, एपी में ही आएगा। चूंकि यह आपका 24 नंबर प्रॉब्लम भी इसी तरह था, इसीलिए इसके बदौलत इसके दम पे हमने 24 आपके लिए छोड़ा है और 25 को हमने बना दिया है, लेकिन 26 को बनाएंगे, 27 को भी बनाएंगे और 28 भी बताएंगे बच्चों, है ना। तो देखते रहिए। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 10, तो फाइंड द एंगल्स। तो इसके एंगल को आपको निकालना है। तो जैसा कि अभी आपने बनाया एक प्रॉब्लम कि 4 अगर टर्म दिया रहे तो हम वहाँ पर a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d ये सब टर्म लेते हैं, लेकिन वहाँ एक कंडीशन है कि सभी एपी का, जितने भी 4 एपी जो दिए गए हैं सबका सम दिया रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल है, तो चारों एंगल आपका एपी में है, तो यहाँ पर हम वो चीज़ कंसीडर नहीं कर सकते हैं क्या
ये नहीं कंसीडर कर सकते हैं कि a माइनस 3d, a माइनस d और a प्लस d, इसको नहीं ले सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ सबसे पहली बात देखिए, सम तो दिया गया नहीं है, चारों टर्म का सम नहीं दिया गया है। और दूसरी बात, जब कॉमन डिफरेंस इसमें दिया गया ही है और हम जान रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 180 होता है, ऐसे भी हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तो दोनों कारण से हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे और क्या कहेंगे कि लेट फर्स्ट एंगल, अगर फर्स्ट एंगल को हम मान लेते हैं A, तो सेकेंड एंगल, एंगल B कहिए, इसको हम लोग एंगल A कह लेते हैं, इसको हम लोग एंगल B कहते हैं, तो A प्लस 10 डिग्री हो जाएगा। एंगल C हो जाएगा A प्लस 10 यानी कि A प्लस 20 डिग्री। उसके बाद एंगल D को A प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग क्या जान रहे हैं कि एंगल A प्लस एंगल B, एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 होता है। माफ़ करेंगे अगर मैंने कहीं गलती से 180 बोल दिया होगा तो माफ़ करेंगे। ये जो है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम जो होता है यह 360 के बराबर होता है। अब इसमें A के जगह पर A रख दिए, B के जगह पर A प्लस 10, C के जगह पर A प्लस 20, A प्लस 30 और यह आपका 360 हो गया। और यहाँ पर मिलता है आपको 4A प्लस 60 इक्वल टू 360। ये 60 आ गया इधर तो बच गया हमारा 300। अब इसके बाद A इक्वल टू 300/4 कर दीजिए। 4 7 बार में आपका यह कट जाता है और 5 बार में 20 हो जाता है, तो 75 डिग्री हो गया। अब आपको एंगल निकाल देना है, तो एंगल A इक्वल टू कितना हो गया 75, एंगल B इक्वल टू 75 प्लस 10 यानी 85, एंगल C इक्वल टू 75 प्लस 20 यानी कि 95, एंगल B इक्वल टू 75 प्लस 30 यानी कि 105 डिग्री। तो बड़ी आसानी से बच्चों इसको हम लोग बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझने में यह दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद जो प्रॉब्लम दिया गया है आपका 27 नंबर में क्या कह रहा है कि द डिजिट्स ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का नंबर है, आर इन AP एंड देयर सम इज 15। तो 3 डिजिट का नंबर जो भी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनाए हुए हैं, तो उसको कंसीडर करने का, उसको लेने का तरीका क्या होता है कि हम जो है यूनिट प्लेस पर जो नंबर डिजिट आता है उसके लिए एक डिजिट मानते हैं, टेंस प्लेस पर जो एक डिजिट आता है उसके लिए भी मानते हैं, और आपका 100 प्लेस पे जो भी आता है उसके लिए भी हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि AP में दिया गया है तीनों टर्म और इसका सम भी दिया गया है, AP में दिया गया है और सम भी दिया गया है। तो याद कीजिए जब AP का 3 टर्म हो और उसका सम दिया रहे तो प्रायः हम लोग जो AP को लेते हैं A माइनस D ले लेते हैं, A लेते हैं, A प्लस D लेते हैं। अब मान लिया जाए कि यह आपका यूनिट प्लेस पर है, वंस प्लेस पे है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको घुमा के भी लिख सकते हैं, यहाँ प्लस कर दिए और यहाँ पर माइनस कर दिए। ये आपका वंस प्लेस पे है, ये आपका टेंस प्लेस पे है, ये आपका 100 प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है। तो इस तरह से नंबर जो हो गया आपका, यह जो नंबर हो गया, तो यह नंबर को हम लिख सकते हैं 100 इंटू A प्लस D, अब फिर उसके बाद 10 इंटू A प्लस A माइनस D लिख सकते हैं। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। अब हम A और D का मान रख देंगे ना, तो हमको ये नंबर मिल जाएगा। अब हमारी समस्या है कि A और D के वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करें। तो इसको फाइंड करने के लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहली बात
कि इसका सम 15 दिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस डी प्लस ए माइनस डी इक्वल टू 15, तो डी डी यहाँ बर्बाद हो गया, 3a इक्वल टू यहाँ 15, तो a इक्वल टू निकल गया आपका 5, a का वैल्यू हमको पता चल गया 5 है। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये क्या कहता है कि द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। अच्छा, ओरिजिनल नंबर, तो ये है हमारा ओरिजिनल नंबर। तो a प्लस डी प्लस 10a प्लस a माइनस डी, ये है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर से लेस हो जाता है 594 जब हम रिवर्स करते हैं। ओरिजिनल नंबर से, फिर सुनिएगा, ओरिजिनल नंबर से 594 छोटा हो जाता है जब हम इसका रिवर्स करते हैं। तो यानी कि रिवर्स करते हैं, तो ये हमने कर दिया रिवर्स, ये कर दिया हमने रिवर्स, और यह जो है बेचारा छोटा हो गया। कितना छोटा हो गया? 594, तो इसमें 594 ऐड कर दीजिए, इसके साथ 594 ऐड कर दीजिए, तो यह इसके बराबर आ जाएगा। तो ये हमको रिलेशन मिला। अब इस रिलेशन को जो है सॉल्व कर देते हैं। तो इस रिलेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हम अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए, अब समस्या रही उसको सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, a का वैल्यू हमको 5 पता है, तो लिखते हैं 100 इंटू 5 प्लस डी प्लस 10 इंटू 5 प्लस 5 माइनस डी इक्वल टू 100 5 माइनस डी प्लस 10 इंटू 5 प्लस 5 प्लस डी और प्लस 594। तो 10 इंटू 5 20 से हट गया। अब यहाँ पर देखिए 5 प्लस डी, यहाँ भी 5 प्लस डी है, यहाँ 100 है, यहाँ एक, इस पूरे को अगर इधर उठा के ले आते हैं तो 99 5 प्लस डी बच जाता है। अब इसको पूरा उठा के ले आते हैं तो यह आपका -99 5 माइनस डी बच जाता है। अब राइट साइड में आपका बच गया 594 बच गया। इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एक चीज कट जाएगा, 99 इंटू 5 अब प्लस 99 डी अब माइनस 99 इंटू 5 और 99 इंटू डी, तो प्लस 99 डी हो जाएगा, अब 594 आ जाएगा। यहाँ ये दोनों बर्बाद हो गया, यह 198 डी इक्वल टू 594 आया, और डी इक्वल टू 594 बाय 198 कर देंगे, संभवतः यह 3 बार में आपका कट जाएगा, 3 टाइम्स में यह आपका कट जाएगा। तो अब हमको पता चल गया, क्या पता चल गया, डी भी मालूम हो गया भाई 3 है, और ए मालूम हो गया हमको 5 है। अब चलते हैं नंबर पे, यही ना नंबर है। तो ये कहता है 100 इंटू ए प्लस डी लिखिए, तो ठीक है लिख देते हैं 100 इंटू ए प्लस डी, तो 5 प्लस 3 लिख दिए। अब फिर कहता है कि भाई 10 इंटू ए लिखिए, तो 10 इंटू ए का वैल्यू 5 लिख दिए। उसके बाद कहता है ए माइनस डी लिखिए, फिर उसके बाद 5 माइनस 3 लिख दिए। तो ये आपका देखिए क्या मिलता है, तो 100 इंटू 8 तो 800 हो गया, 100 10 इंटू 5 तो 50 हो गया, और फिर 5 इंटू 3 तो 4 हो गया। तो 854 यही आपका रिक्वायर्ड 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यह जो है, क्षमा करेंगे, यहाँ तो आपका 5 माइनस 3 2 होता है बच्चों, है ना, 5 माइनस 3 2 होता है। अब देखते हैं ये एपी में है कि नहीं, तो 2 प्लस 3 5 और 5 प्लस 3 8, तो यह आपका एपी में है, यानी कि यहाँ पर जो है 852 आंसर होगा। ध्यान रखिएगा 852 हमारा आंसर आएगा। आप चाहें तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में उतार सकते हैं।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, इसमें आपको ढूंढना है कि कितने टर्म्स जो है कॉमन है दोनों में। तो यहां पर दोनों अर्थमेटिक को बड़ी नजर लगा के देखिए। कैसे देखना है? नजर लगा के देखना है, ध्यान से देखना है कि इसमें जो है भाई पहला अर्थमेटिक 5 है, 9 है और 9 के बाद 13 है, 4 बढ़ते जा रहा है। तो 17 के बाद 4 बढ़ा है तो 21 हो गया। एक दो टर्म लिख लेते हैं हम लोग इसका। और 24 के बाद जो है आपका क्या हो जाएगा? 25। 25 के बाद जो है 29 आ जाएगा। तो 4 बढ़ाते जाना है। दूसरे में देख रहे हैं कि 6 बढ़ते जा रहा है। तो 21 प्लस 6 तो ये हो गया 27 और 27 प्लस 6 करेंगे तो यह आपका 33। और यह जो है आपका 29 के बाद प्लस 4 अगर करते हैं तो यह भी आपका 33 आता है। तो अब यहां पर देखिए ये पूछ रहा है कितने टर्म कॉमन है। तो सबसे पहला टर्म तो हमको मिला 9। तो चलिए 9 को उतारिए। अरे 9 चलो इधर, 9 को ला दिए इधर। इसके बाद दूसरा टर्म हम लोग देखते हैं कौन सा कॉमन है। तो दूसरा टर्म जो है 21 कॉमन है। चलिए 21 को भी नीचे उतार के लाइए। इसके बाद तीसरा टर्म देखते हैं कि 33 है। तो तीसरा टर्म आपका 33 है। अब जो यह बढ़ेगा और बढ़ते जाएगा तो लास्ट टर्म जो भी हो, लास्ट टर्म जो है आपका जो भी हो, ABCDXYZ, तो यह लास्ट टर्म जो भी होगा वह हमेशा 217 से भी छोटा होगा, 321 से भी छोटा होगा। तो अगर यहां पर 217 से भी सिर्फ छोटा ले ले तो हमारा काम चल जाएगा। 321 से तो छोटा होगा ही। 217 से nth टर्म को इसका जो बढ़ेंगे तो nवां टर्म 217 से हमेशा छोटा होगा। एक तरह तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और ये इसी तरह से सोचिए भी। यही चीज है बेसिक। अब बेसिक से जितना सोचिएगा उतना फायदा होगा। रूल में जितना जाइएगा उतना उलझिएगा। अब रूल क्या कहता है कि भाई इसका जो कॉमन डिफरेंस है 4 और इसका जो कॉमन डिफरेंस है आपका 6, क्या है? 6। इस दोनों का एलसीएम जो होगा ना, इस दोनों का एलसीएम नया वाला जो हमारा सीक्वेंस बनेगा, प्रोग्रेशन बनेगा, उसका कॉमन डिफरेंस होगा। अब 4 और 6 का देखिए कॉमन डिफरेंस एलसीएम जो होता है, सॉरी माफ करेंगे, एचसीएफ निकालिए। सॉरी एलसीएम ही निकलना है हमें। तो एलसीएम जो है हमारा क्या होता है? 12 होता है। अब 12 देखिए 9 में 12 ऐड किए तो 21 हो गया और 21 में 12 ऐड किए तो 33 हो गया। तो इस तरह से यहां पर हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस आपका 12 है। तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखिए, इस सबको एलसीएम सबको मारिए गोली। अब इसमें पहला टर्म जो है आपका 9 है और n टर्म हमको निकालना है कि कितने टर्म इसमें कॉमन है, n निकालना है। तो कितने टर्म कॉमन है इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि Tn जो है हमेशा लेस देन और इक्वल टू 217 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इस दोनों में से किसी एक से छोटा होना चाहिए। तो दोनों में से किसी एक से मतलब कि 217 से ही छोटा होगा। 321 से ऑटोमेटिक छोटा आ जाएगा यह, अगर इससे छोटा ले लेते हैं तो। अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। तो यह a का वैल्यू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 लेस देन और इक्वल टू 217। अब यहां पर हम लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू 12 लेस देन और इक्वल टू 217 माइनस 9। तो यह आपका बच गया 208। तो अब इसको लिखते हैं n माइनस 12n माइनस 12 लेस देन और इक्वल टू 208। अब यह 12 इधर जाके प्लस हो गया तो प्लस 12 हो जाएगा। देखिएगा बढ़िया से समझिएगा। और इसके बाद n जो है लेस देन इक्वल टू, इस दोनों का सम जो हो गया 220 हो गया और डिवाइडेड बाय 12।
12 से डिवाइड कर दिए। ये आपका आएगा n लेस देन और इक्वल टू 18.3। इसको सॉल्व कीजिए, 18 पॉइंट आपका 3 आएगा। भाग दीजिएगा ना, इसको भाग देने के लिए तो जानते हैं ना यहाँ पे। तो यह आपका 18, 12 कम 12, 12 84, 12 96, 96 माफ करेंगे, 12 96 होता है और उसके बाद 3 बार में ये कट जाएगा तो 18.3 आ जाएगा ये आपका। तो अब यहाँ पर n का जो वैल्यू होना चाहिए, n कभी 1.5 सवा नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ टर्म्स जो है जो भी होगा वो इंटीजर में ही होगा, 1 होगा या 7 होगा या 18 होगा या 19 होगा, 18.3 नहीं हो सकता है। तो अब देखिए ये n का वैल्यू कह रहा है 18.3 से छोटा है, क्या है, छोटा है। तो सबसे छोटा कौन है, मतलब कि सबसे छोटा तो 1 हो जाएगा, लेकिन कहेंगे कि जस्ट छोटा कौन है 18.3 से। तो 18.3 से जस्ट छोटा आपका है क्या, 18 है। तो इसीलिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो मिलेंगे हमको कितने मिलेंगे, 18 मिल जाएंगे, 18 मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप समझ गए होंगे। मैंने तो भाई पूरी कोशिश कर दी, हो सकता है बहुत कुछ कमी रह गया होगा। हमको यह भी भरोसा है कि अब आप इतने तेज हो गए हैं कि अब सारे प्रॉब्लम को खुद भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए इसी बात पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 28 के बाद 29 को हम लोग देखते हैं। 29 में क्वेश्चन नंबर 29, तो यहां कह रहा है कि वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रेंगल इज 180 डिग्री। ट्रेंगल के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, लेकिन है कुछ नहीं, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं इसमें। सो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन विथ 3, 4, 5, 6 डॉट 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 साइड्स फ्रॉम द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये कहता है कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये जान रहे हैं कि ट्रेंगल का जो है इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो आपका 180 होता है। अब फिर उसके बाद ये हो गया आपका 29 नंबर, ये हो गया ट्रेंगल। उसके बाद जो है 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद जो है 5 साइड वाला आपका पेंटागन, और फिर उसके बाद 6 साइड वाला हेक्सागन, है ना। तो इस तरह से आपको दिया गया है और इसमें कहा कि ट्रेंगल के इंटीरियर एंगल का सम तो हम लोग जानते हैं 180 होता है। अब जब इसके भी इंटीरियर एंगल का सम हम देखेंगे ना तो यहाँ पर आएगा 360 और फिर इसका भी इंटीरियर एंगल का सम निकालेंगे ना तो जो कुछ भी आएगा यहाँ पर और इसका भी इंटीरियर एंगल का जो सम निकालेंगे और जो कुछ भी आएगा ये सब जो है ना एपी में होगा। किस में होगा, एपी में होगा। यही बात कह रहा है यहाँ पे। तो याद कीजिए कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल का, इंटीरियर एंगल का सम हम लोग कैसे निकालते थे, निकालते थे भाई कि इसको 2 गो ट्रेंगल में डिवाइड कर लिए, इस ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180 और इसका भी 180। तो 360 कैसे पूरा होता था, 180 प्लस 180, 2 ट्रेंगल है इसमें, दोनों ट्रेंगल को हम ऐड कर दिए तो इंटीरियर एंगल का सम 360 निकल गया। अब इसमें चलते हैं, देखते हैं कितना ट्रेंगल हमारा बनता है। तो 1 ट्रेंगल, 2 ट्रेंगल, 3 ट्रेंगल, 1 ट्रेंगल, 2 ट्रेंगल और यह 3 ट्रेंगल, 3 ट्रेंगल बनता है इसमें। तो 3 ट्रेंगल बना तो तीनों ट्रेंगल के एंगल्स को हम लोग ऐड कर दें, 180 प्लस 180 प्लस 180। तो 18 दूना 36, 18 तिया 54, 540 डिग्री, यानी कि इसके इंटीरियर एंगल का सम निकल जाएगा 540 डिग्री निकल जाएगा। इसके बाद अब इसमें देखते हैं कितना ट्रेंगल बना सकते हैं। 1 ट्रेंगल बना, 2 ट्रेंगल बना और यहाँ 3 ट्रेंगल बना। ये आप कॉम्बिनेशन में भी पढ़े हुए हैं। तो यहाँ 3 ट्रेंगल, तो इस ट्रेंगल का भी 180, इस ट्रेंगल का भी 180 डिग्री सम, इसका भी 180, इसका भी 180 डिग्री। अब फिर इसके पूरे इंटीरियर का सम निकालना है
तो सबको ऐड कर दीजिए। 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 720 डिग्री निकल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर 180, 360, 540 और 720 ये सब क्या है आपका एपी में है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 180 डिग्री है। अब यहाँ पे लास्ट में कहता है कि फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 21 साइडेड पॉलीगन। 21 साइडेड पॉलीगन, अगर 3 साइड होता है तो 1 इंटू 180 डिग्री इसका इंटीरियर एंगल होता है। अगर 4 साइड होता है तो 2 इंटू 180 डिग्री इसका इंटीरियर एंगल होता है। अगर आपका 5 साइड होता है तो 3 इंटू 180 डिग्री इसका इंटीरियर एंगल होता है। तो अब देखिए यहाँ साइड है 5 और यहाँ पर वैल्यू आया 3, यानी 2 घट के आया है। तो इसको देखिए बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 5 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो देखिए 3 हो जाएगा ना, यहाँ 2 है ना, तो इसको आप 4 माइनस 2 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर साइड 6 है, 6 साइड का है, तो 6 माइनस 2 इंटू 180 कर दीजिए, तो यह जो है इसके इंटीरियर एंगल का सम निकल जाएगा। अब उसी तरह से हमारा दिया गया है 21 साइड दिया गया है, तो 21 में माइनस कर दीजिए 2 और 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतने सारे ट्रेंगल बनेंगे, और इतने सारे हर एक ट्रेंगल का सम 180 है। तो ये आपका 90 इंटू 180 कर दीजिए भाई, जो आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। ये संभवतः 3420 यानी कि 3420 डिग्री आपका आता है। इस तरह से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 30 नंबर प्रॉब्लम में द साइड ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना, और इसको लिखना बहुत भारी बात नहीं है। कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है आपका, और इसके जो साइड दिए गए हैं यह 24 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ए बी और सी। तो साइड जो है A1 मान लेते हैं, जो कि 24 सेंटीमीटर दिया गया है। अब फिर कहता है कि ए सेकेंड equilateral triangle is inscribed by joining the midpoint of side of the first triangle। यहाँ पर समझने वाली बात है कि अब जो सेकेंड इक्विलैटरल ट्रायंगल हो रहा है, इंस्क्राइब्ड हो रहा है। इंस्क्राइब्ड कहने का मतलब इसके अंदर में बन रहा है। किस तरह से बन रहा है भाई, तो हर एक साइड का मिड पॉइंट को मिला के ट्रायंगल बन रहा है। तो स्वाभाविक है मिड पॉइंट को मिला देंगे तो यह भी आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बन जाएगा। अब यहां पर सोचिए कि ये हमारा जो है मिड पॉइंट है, PQR मिड पॉइंट है। अब आप याद कीजिए मिड पॉइंट थ्योरम को। मिड पॉइंट थ्योरम आप क्लास 9 में पढ़े हैं। क्लास 9 के मिड पॉइंट थ्योरम में क्या कहता है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। कहने का मतलब कि अगर किसी ट्रायंगल के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है और उससे आधी होती है, यानी कि यह जो आरपी है आपका, आरपी जो है यह BC का आधा हो जाएगा। तो स्वाभाविक है पी क्यू भी जो है आपका, यह आपका AB का आधा हो जाएगा। AB और BC दोनों बराबर न है भाई, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है। इक्विलैटरल कहने का मतलब समबाहु त्रिभुज बोला है। तो यानी कि अगर RP हमारा निकल जाएगा, RP
कितना निकल जाएगा इसको देखते हैं। अब BC हमारा 24 दिया गया है, ट्रेंगल के साइड जो है 24 दिए गए हैं, 24/2 इक्वल टू 12, यानी कि यह निकल गया 12, यह भी 12, यह भी 12, यानी कि तीनों जो है आपका साइड 12 12 हो गया। चलिए हम लोग A2 इसको मान लेते हैं जो कि 12 सेंटीमीटर मिला। अब फिर आप कहता है कि द प्रोसेस इज कंटिन्यूड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द 6th इंस्क्राइब्ड इक्विलैटरल ट्रेंगल। अब इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखते हैं, एक ट्रेंगल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा आपका ये हो गया, अब फिर चौथा जो है आपका ये हो गया, अब फिर पांचवा जो है ये हो गया, अब फिर छठा जो है ये हो गया। अब देखिए भाई आप लोग जो है थोड़ा सा बड़ा सा ट्रेंगल बना लीजिएगा, है कि नहीं। तो छठा अब ये हो गया, तो देखते हैं सक्सेसिव, हर एक बार में जो है मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा और मिड पॉइंट के हिसाब से जो ट्रेंगल का साइड होगा वो अपने पहले वाले ट्रेंगल, जिस ट्रेंगल में इंस्क्राइब्ड है उसके आधा हो जाता है। तो यहाँ पर जब तीसरे की बारी आती है तो A3 जो है 12 का आधा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, A4 जो है A4 साइड 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, A5 साइड जो हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और A6 नंबर यानी कि सबसे छोटकनिया वाला जो ट्रेंगल है उसका साइड आपका हो जाएगा 3/4 सेंटीमीटर। तो यही चीज संभवतः आपको तो इस तरह से हम सबसे छोटका वाला जो ट्रेंगल है उसका साइड निकल गया 3/4 सेंटीमीटर निकल गया। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है ना पूछा गया है क्या, ध्यान से पढ़िएगा, हमारा भी ध्यान अभी तक नहीं गया था। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द 6th इंस्क्राइब्ड इक्विलैटरल ट्रेंगल। तो यहाँ पे पूछ रहा है छठा ट्रेंगल का पेरीमीटर पूछ रहा है, साइड नहीं पूछ रहा है। अभी तक हम लोग साइड को ही निकाल चुके हैं। तो पेरीमीटर याद होगा आप लोग को कि पेरीमीटर जो होता है बहुत हल्का होता है, 3 इंटू साइड होता है, तो 3 इंटू 3/4, यह छठा ट्रेंगल का साइड जो है आपका 3/4 दिया गया है, तो यह क्या हो गया आपका 9/4 हो गया। तो बड़ी आसानी से इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो प्रॉब्लम है चलिए उसको देखिए लेते हैं, और यह आपका इति रेवाखंडे प्रथमो अध्याय संपूर्णम कर ही देते हैं हम। तो यह जो क्वेश्चन है आपका, ए मैन स्टार्ट्स रिपेइंग ए लोन एज ए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹10,000। बड़ी आसान। 31 में कहा कि एक आदमी जो है भाई एक लोन लिया था, पहला इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वह देता है 10,000 दे देता है। फिर क्या कहता है, इफ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय 500 एवरी मंथ। बड़ी हल्लू भाई, ये तो आप पहले भी बनाए होंगे। 500 रुपया हर एक दूसरा बढ़ा देता है, तो दूसरा इंस्टॉलमेंट हो गया 10,500। अब फिर कहता है कि व्हाट अमाउंट विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। तो T30th इंस्टॉलमेंट जो है 30वां टर्म क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो बड़ी आसान सी बात है, A-1 इंटू डी। ए हो गया आपका कितना, 10,000 दिया था पहला, अब प्लस 30 - 1 इंटू डी है 5, 500 रुपया हर एक बार बढ़ा रहा है ये। अब दूसरा इंस्टॉलमेंट जो हो जाएगा 11,000 हो जाएगा, क्योंकि 500 रुपया बढ़ते चले जा रहा है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते यह 30वें स्टेप पे जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यह 2 हो गया आपका 10,000 और 29 5 होता है 14,500, तो 14,500, तो ये हो गया आपका 24,500 रुपया हो जाएगा आपका कौन सा इंस्टॉलमेंट, 30वां इंस्टॉलमेंट। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, और मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आए दिन
कोई भी प्रॉब्लम मैं छोड़ दूं तो बस बच्चे का रिप्लाई आता है कि सर यही प्रॉब्लम बता दीजिए, यही प्रॉब्लम बता दीजिए, जो मैंने छोड़ा वही प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हर एक टाइप के प्रॉब्लम को कवर करते हुए और मैक्सिमम प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है आप लोग लाभान्वित होंगे। इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।